अस्सलाम वालेकुम। जब मत मारी जाती है बाय जावेद चौधरी। उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब कैसे चलता रहा, आप इस ज़िम्न में दो वाक़यात मज़ीद मुलाहिज़ा करें। सबक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम जान के दौर में हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई। लड़ाई चंद इंच पर खड़ी थी। लड़ाई की वजह दिलचस्प थी। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश थी पंजाब हुकूमत अदालती स्टाफ को बुनियादी तनख्वाह के बजाय लमसम तनख्वाह पर पेंशन दे। हुकूमत इसके लिए रजामंद नहीं थी क्योंकि सरकार तमाम सरकारी मुलाजमीन को इनकी बुनियादी तनख्वाह पर पेंशन देती है। आप इस इशू को इस तरह समझ सकते हैं, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। आप फ़र्ज़ करें आपकी तनख्वाह बुनियादी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको मिलते 3 लाख रुपए हैं। कैसे? हुकूमत आपको ड्यूटी की नौयत के मुताबिक मुख्तलिफ अलाउंस भी देती है। इसमें गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल, रिहाइश, एंटरटेनमेंट, फैमिली हेल्थ और बच्चों की तालीम के अलाउंस शामिल होते हैं। ये तमाम अलाउंस मिलकर 3 लाख हो जाते हैं। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सारे अलाउंसेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और पीछे आपकी बुनियादी तनख्वाह रह जाती है। हुकूमत आपके इंतकाल तक आपको इस बुनियादी तनख्वाह से पेंशन देती रहती है और ये फार्मूला तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए यकसा है। अदलिया के अलाउंस तमाम सरकारी अदारों से ज़्यादा हैं। अदालत का चपड़ासी और ड्राइवर भी 90,000 से लाख तक तनख्वाह लेता है। चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश थी अदालती मुलाजमीन को लमसम तनख्वाह पर पेंशन दी जाए। यूँ चपड़ासी से लेकर चीफ जस्टिस तक तमाम अदालती मुलाजमीन की पेंशन में 4 गुना इजाफा हो जाता। फाइनेंस सेक्रेटरी का जवाब था, हम अगर अदालती अमले के लिए फार्मूला तब्दील करते हैं तो फिर हमें तमाम सरकारी मुलाजमीन को ये सहूलत देना होगी। पंजाब के महकमा तालीम में 5 लाख हाज़िर सर्विस और 5 लाख रिटायर्ड मुलाजमीन हैं। हमें ये सहूलत उन्हें भी देना होगी और ये मामला फिर एक सूबे तक नहीं रहेगा, बाकी सूबों को भी पेंशन का सिस्टम बदलना होगा और यूँ पेंशन हमारे टोटल GDP के बराबर हो जाएगी और मुल्क 1 साल में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना का तखमीना था, हम अगर ये इजाज़त दे देते हैं तो पंजाब को फौरी तौर पर 900 अरब रुपए की अदायगी करना पड़ेगी और ये किसी तरह मुमकिन नहीं थी। ये दलील चीफ जस्टिस के लिए काबिल कबूल नहीं थी, लिहाजा अदलिया और हुकूमत का टकराव शुरू हो गया। अदालत में हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात ज़ेर समाअत थे। इन मुकदमात की स्पीड भी तेज़ हो गई और अदालत में सरकारी अफसरान की सरेआम बेइज्जती भी होने लगी। सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से वज़ीर आला को मतला करने और मसले का कोई हल तलाश करने की दरख्वास्त की। जवाद रफ़ीक इस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर कानून राजा बशारत से दरख्वास्त की, सर इशू सीरियस है, हमें फौरी तौर पर वज़ीर आला से मिलकर किसी सलूशन की तरफ जाना होगा। राजा बशारत ने यह सुनकर कहका लगाया और कहा, जवाद साहब, वज़ीर आला से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, आप इनका दिया हुआ हल सुनकर अपने सर पर मुक्का मार लेंगे। आप खुद ही कोई हल निकाल लें। जवाद रफ़ीक का जवाब था, सर ये मेरी औकात से बड़ा काम है, मैं ये मसला खुद हल नहीं कर सकूँगा। बहरहाल चीफ सेक्रेटरी के इसरार पर राजा बशारत ने उस्मान बुज़दार से वक़्त ले लिया और यूँ वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी वज़ीर आला के पास चले गए। चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर कानून वज़ीर आला के सामने बैठ गए, जबकि होम सेक्रेटरी को ब्रीफिंग की ज़िम्मेदारी दी गई। होम सेक्रेटरी ने तवील ब्रीफिंग दी। उस्मान बुज़दार इत्मीनान से बात सुनते रहे। होम सेक्रेटरी थक गया तो बुज़दार ने राजा बशारत और चीफ सेक्रेटरी की तरफ देखना शुरू कर दिया और वो वज़ीर आला की तरफ देखने लगे। नज़रों का यह तबादला बड़ी देर तक जारी रहा, लेकिन वज़ीर आला खामोश बैठे रहे। आखिर में होम सेक्रेटरी ने हिम्मत की और अर्ज़ किया, सर हुक्म करें, हम क्या करें। उस्मान बुज़दार ने चंद लम्हे सोचा और कहा, सेक्रेटरी साहब घर जाएं, 2 नफल पढ़ें, 2 नफल नमाज पढ़ें और ये मामला अल्लाह पर छोड़ दें। और इसके साथ ही ये मीटिंग ख़त्म हो गई। राजा बशारत ने CM ऑफिस से निकलते हुए चीफ सेक्रेटरी से कहा, जवाद साहब, मैंने आपको ठीक कहा था ना, आपने
अब वज़ीर आला का हल सुन लिया और ये तीनों खामोशी से अपने अपने दफ्तर चले गए और ये मामला भी बाद अज़ां फ़ौज को सुलझाना पड़ा। इसमें एक मीडिया मालिक ने भी अहम किरदार अदा किया था। ये मीडिया मालिक बिजनेसमैन है और ये चीफ़ जस्टिस के ज़ाती दोस्त थे। उन्होंने चीफ़ जस्टिस की मिन्नत की और यूँ हुकूमत और अदालत के दरमियान सीज़ फायर हो गया। उस्मान बुज़दार की शानदार एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा वाक़या इससे भी ज़्यादा दिलचस्प था। पंजाब में तहरीक लब्बैक ने मुज़ाहिरों का ऐलान कर दिया। रियासत का फैसला था, हम इस बार उन्हें लाहौर से नहीं निकलने देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद मकामात पर हंगामे शुरू हो गए। सड़कें, चौराहे और मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर के बेड़ी चौक में मस्जिद के सामने हालात कशीदा थे। होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी को मशवरा दिया, सर हमें रेंजर बुला लेनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी रेंजर्स नहीं बुलाना चाहते थे। होम सेक्रेटरी का ख्याल था, अगर हमने ऑपरेशन किया तो लोग मरेंगे और कल हम सब अदालतों में धक्के खाएंगे। हम रेंजर्स को तलब कर लेते हैं। लोग रेंजर्स पर हमला भी नहीं करते और दूसरा इनके खिलाफ पर्चा भी नहीं हो सकता। हम सब बच जाएंगे और सूबे में अमन व अमान कायम रहेगा। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने वज़ीर आला से रब्ता शुरू कर दिया। वज़ीर आला गायब थे। सीएम के ज़ाती स्टाफ से मिन्नतें करके उस्मान बुज़दार से फ़ोन पर रब्ता किया गया। वज़ीर आला का जवाब था, मैंने कमेटी बना दी है, कमेटी जाने और TLP जाने, आप अपना फ़ैसला खुद करें, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। और वो इसके बाद सारे फ़ोन बंद करके सो गए। ये ऑपरेशन जितने दिन चला वज़ीर आला गायब रहे। वज़ीर आला क्यों गायब रहे? क्योंकि वज़ीर आला जानते थे ऑपरेशन में लोग मरेंगे, कमीशन बनेगा और कमीशन में वज़ीर आला को भी तलब किया जाएगा, लिहाजा मैं ये ज़िम्मेदारी कमेटी पर डालकर निकल जाऊंगा। उस्मान बुज़दार की ये टेक्निक ठीक थी। ये फ़ैसला साजी के किसी भी अमल में हिस्सा नहीं होता था। चुनाचे आप देख लें, ये आज किसी भी मेगा करप्शन केस में मतलूब नहीं। मैंने उस्मान बुज़दार के साथ काम करने वाले लोगों से बार बार एक सवाल पूछा, क्या ये वाकई सादा इंसान है? जो मुझे जवाब मिला वो हैरान कुन था। इनका कहना था ये इंतहाई चालाक इंसान थे। 3.5 साल इसमें इसकी तवज्जो सिर्फ डी जिहान पर रही। ये जब डी जिहान की स्कीमों पर मीटिंग लेता तो ये पूरा शहबाज शरीफ बन जाता था। उसे वहाँ एक एक ठेकेदार और एक एक कॉन्ट्रैक्ट का इल्म होता, लेकिन बाकी सूबा इसकी बला से तनूर में चला जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अक्सर सोचता हूँ हमारे साथ आखिर हुआ क्या था और हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तो मुझे 2-3 बातें समझ आती हैं। पहली बात, इमरान खान और उस्मान बुज़दार दोनों की ये पहली फ़्लाइट थी। पहली फ़्लाइट की एक कीमत होती है और इस कौम ने यह खौफनाक कीमत अदा की। दूसरी बात, इस मुल्क के DNA में पागलपन की हद तक जज्बातियत और इस पागल जज्बातियत को अब एक लीडर मिल गया है। चुनाचे आप इसका नतीजा देख लें। आज इस मुल्क में अकल की बात, दलील और रीज़न फौत हो चुकी है। आप किसी फोरम पर अकल की बात करके देख लें, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। मेरा दावा है अगर आज इमरान खान भी अकल की बात करें तो इनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अकल इस मुल्क में फौत हो चुकी है। मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने अपने ज़माने के दरवेश बहलोल दना से एक बार पूछा, अल्लाह ताला जब किसी कौम से नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? बहलोल ने हंस कर जवाब दिया, अल्लाह इस कौम की मत मार देता है और आज यकीन करें हमारी मत मारी गई है। हमें सामने खद्दे हुए घड़े भी नज़र नहीं आ रहे। मुल्क की हालत ये है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी ज़ीरो। हमें आज फर्नेसाइल न मिले तो 4 दिन बाद पूरे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। इकनॉमिक सिक्योरिटी ज़ीरो। लाइफ सेविंग अद्वियात तक की LC खोलने के लिए डॉलर नहीं है। फूड सिक्योरिटी ज़ीरो। लोग आटे के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं। गवर्नेंस ज़ीरो। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी अहकामात के लिए अथॉरिटी की तलाश कर रही है और उसे नहीं मिल रही। और सेंस ऑफ डायरेक्शन भी ज़ीरो। पूरी कौम नहीं जानती ये किस खाई की तरफ दौड़ रही है। और जो शख्स इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार है और जो रोज़ डूबती कश्ती के पेंदे में सुराख कर रहा है, वो इस वक्त हीरो है। वाकई जब कौमों की मत मारी जाती है तो ये अपनी अकलौती रज़ाई भी जला कर आग तापने लगती है।
اللہ ہی کرم کرے، اب تو کوئی امید باقی نہیں بچی۔